हेलो स्टूडेंट, हम 20 क्वेश्चन तक यहाँ कर चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं अब। ठीक, 21वां क्वेश्चन क्या है? जब हम घर की वायरिंग में 1000 वाट का हीटर लगाते हैं तब बल्ब का प्रकाश क्यों कम हो जाता है? मतलब क्या कह रहे हैं, ये समझ में आया आपको? 21 ये बोल रहे हैं, मतलब जब कोई लोड है, ठीक है, आप घर पे देखना, पानी की रॉड होती है या हीटर होता है, जब लगाओगे आप तो उसमें एकदम मतलब वो फ्लक्चुएट होता है, मतलब हल्का सा कम होता है। क्यों होता है? जैसे मान लो हाई पावर की आपने चीज़ लगाई तो वहाँ जब जाएगी तो वोल्टेज थोड़ा वो खींचेगी, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसलिए जो बाकी के आपके उपकरण लगे हैं वहाँ तक आपकी कम पहुँचेगी, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। कहाँ से होगा? बाकी के उपकरणों में से, इसलिए वो आपके क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, कभी ट्राई करना, जैसे पानी की रॉड लगाओ या कोई हैवी इलेक्ट्रिकल चीज़ लगाओ उसमें वायरिंग में आप, तो एक वो मतलब आपकी क्या करती है, लपक सी जाती है, मतलब हल्की सी फ्लक्चुएट सी हो जाती है। ठीक है, ये तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, है कि नहीं? लगा के देखना आप लोग। तो उसका ये है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, उस वजह से आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है वहाँ पे, इसलिए। अब विद्युत चार्ज की इकाई क्या है? कूलम। आप सबके आपकी यूनिट, आपको ये 22 हो गए यूनिट आपकी इलेक्ट्रिकल, उसमें सबकी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिट वहाँ पे किसी की भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको यूनिट सारी आना चाहिए। ठीक, ये हो गया। कैपेसिटर की यूनिट आनी चाहिए, रेजिस्टेंस की यूनिट आनी चाहिए, उनके फॉर्मूले आने चाहिए आपको, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका क्या यहाँ विद्युत चार्ज की कूलम लिखी है, इसका एक दूसरी और होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ भी आप पढ़ो बेसिक, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और सेकंड, उसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन उपकरण यूज हो रहे हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। और मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, ओम के नियम में एक शर्त क्या है? तापमान स्थिर रहना चाहिए। और शर्त क्या है? क्लोज्ड लूप होना चाहिए, है कि? ओम का नियम पढ़ा है आपने, B=IR, है कि नहीं? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों नियम, उनके ओम के आपको आने चाहिए। ओम उसमें आपका जो है क्लोज्ड लूप होनी चाहिए ओम के नियम में। ठीक है, और तापमान भी आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब स्थायी होना चाहिए या स्थिर होना चाहिए। तीसरा, मानव शरीर विद्युत का क्या है? सुचालक या कुचालक? उत्तर तो सामने लिखा है आपके, सुचालक। करंट लगता है हमें, ठीक है, क्यों लगता है करंट? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन आप खुद से पता करना। जो हम अगर वो छूते हैं हम कोई चीज़ को, करंट लगता है, तो आपका ये होमवर्क है कि हमें करंट क्यों लगता है। ठीक है, सही है, पता लगाओगे कि करंट लगने पे झटका क्यों लगता है। ठीक, और पता करना सब लोग इस चीज़ को, और बताना जब भी मिलो मुझसे, बताना कि मतलब करंट को या चलते लाइव वायर को टच करने पर करंट क्यों लगता है। ठीक, और 25 आपका, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है। किसका रेजिस्टेंस कम होगा? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो। किसमें होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या? जैसे मान लो आप पीएन जंक्शन पढ़ा था आपने, अगर तो एन टाइप वाले में क्या रहता था? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी
अलग रहती थी, और पी टाइप में आपके होल होते थे। मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोला जाता है, ठीक है। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो उस पदार्थ का आपका रेजिस्टेंस कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो उसमें करंट आपका क्या बहेगा, करंट फिर फ्लो नहीं होगा ना, ठीक है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब अधिक होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब ये फैक्टर ऑफ कंडक्टर हैं आपके, कंडक्टर सही है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कंडक्टर का जब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका आपका टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। याद, ये सब चीज़ें याद रखना आप, ठीक है, ऐसे ही छोड़ मत देना। और देखो 27 है आपका, पैरेलल सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समांतर क्या बढ़ जाता है। देखो सब में वोल्टेज आपकी समान रहेगी, लेकिन जहाँ मैंने कहा था जहाँ करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, डायरेक्शन का मतलब है जैसे मान लो एक जंक्शन से निकली या किसी नोड से निकली, ठीक है, तो करंट सब में I1 I2 I3 डिस्ट्रीब्यूट सब में अलग अलग करंट आपका चला जाएगा वहाँ के लोड के हिसाब से, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट में जब प्रत्येक रेजिस्टेंस को समांतर बांटा जाता है, वोल्टेज सबकी सेम रहती है लेकिन जो करंट होता है उसको पैरेलल आपका बांट दिया जाएगा। वहीं बात करूं अगर मैं सीरीज सर्किट की, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है आपका समांतर क्या बढ़ जाता है, सीरीज सर्किट में आपका समांतर आपका जो सीरीज सर्किट में आपका सबका में क्या अलग अलग वोल्टेज आपका हो जाएगा, और करंट सब में देखो एक ही जाएगी, तो करंट सब में आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। अब किरचॉफ के नियम भी आपको मैंने पढ़ाए हैं, आपने पढ़े जो किरचॉफ के नियम है वो मैंने आपको पढ़ाए हैं 28 किरचॉफ के नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोनों। तो दूसरा नियम क्या कहता है, अच्छा पहला नियम क्या कहता था, जो सारी ब्रांचेस रहती थी, जैसे मान लो ऐसी ब्रांचेस रहती थी, ठीक है, ये 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 सही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये वाली करंट आ रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये तो जितनी ये आने जाने वाली इन सब ये एक दूसरे के बराबर होंगी, मतलब आने वाली एक तरफ और जाने वाली एक तरफ आपकी होती चली जाएंगी, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, पहला आपका हुआ। दूसरा क्या है, EMF का गढ़ती है योग आपका शून्य होता, मतलब वो समीशन E बराबर 0 होता है और उसमें समीशन I बराबर 0 होता था, ठीक। डायरेक्ट करंट के सर्किट में कैसे चलता है, अब DC करंट आपको पता है, इतना बता चुका हूँ मैं आपको, DC करंट बार बार बोलता हूँ मैं आपसे, DC करंट तो DC करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट के सर्किट में कैसे चलता है, मतलब देखो ये कांस्टेंट रहता है, ये आपका DC करंट कांस्टेंट रहता है, और वहीं AC आपका कैसा रहता है, अल्टरनेट, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, डायरेक्ट करंट के सर्किट में करंट का मान और दिशा स्थिर रहते हैं, ठीक है। 29वां आपका हो गया। अब 30 की बात करें, एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करने से प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, तो कौन सी सप्लाई है, देखो कभी इन्वर्टर से यूज किया है आपने, इन्वर्टर देखना कोई हाई वो जलाना, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे आप उसका स्विच ऑफ करेंगे या स्विच ऑन भी करेंगे तब भी उसकी लाइट धीरे धीरे बढ़ेगी और ऑन भी उसकी धीरे धीरे होगी, तो कौन सी सप्लाई है वो आपकी DC सप्लाई है, ठीक। ये चीज़ें आप याद रखना, जो है वो DC सप्लाई रहेगी आपकी वहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये 31 क्वेश्चन है आपका, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, अब इनका आपको जानना है द्रव्यमान मास क्या होता है, ठीक है। ये आप अगर
जो 12th करके आए उनने तो फिजिक्स में या पीसीएम से बच्चे हैं जो, उन्होंने ये पढ़ रखा होगा। तो याद रखें, एक परमाणु होता है, हर किसी चीज़ का एक छोटी से छोटी चीज़ हो, ठीक है, एक एटम होता है वहाँ पे उसका क्या होते हैं, हर उसके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, ठीक है। और परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब 32 क्वेश्चन आपका, कम तापमान से कार्बन का रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखो, ये उसका कैपेसिटेंस से उल्टा होता है। उसमें क्या था आपका, ठीक है, जब कंडक्टर में आपका जब रेजिस्टेंस बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, कंडक्टर का तापमान बढ़ रहा था। तो यहाँ पे वो है क्या, थोड़ा उसका अपोजिट है आपका ये 32, कि कम तापमान से कार्बन का रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर तापमान कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और तापमान अगर ज़्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो आपका 33 क्वेश्चन है, दो समान वाले रजिस्टरों को समांतर पर जोड़ने पर उनका संयुक्त रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये इसके क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं आपको। क्या होता है, जैसे दो समान वाले रजिस्टर हैं, समान कोई, जैसे मान लो 5 और 5 के रजिस्टर, ठीक है। अब क्या करें, समांतर में जुड़े हैं तो क्या फॉर्मूला था, 1/5 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा। मतलब 5 के जोड़े, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, आधी हो गई। ये आपको न्यूमेरिकल में वहाँ एमसीक्यू में आप जरूर मिल सकती है, ठीक है। तो मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर 10 का लगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा संयुक्त आपका। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपका वो होगा, मान लो 20 है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। अब आपका ये 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन क्या, सोल्डर बनाने के लिए टिन और लेड को 40-60 के अनुपात में मिलाया जाता है। 34 क्वेश्चन की बात हो रही थी, सोल्डर बनाने के लिए टिन और लेड को 40/60 के अनुपात में मिलाया। तो 5 किलो सोल्डर बनाने के लिए प्रत्येक को कितनी मात्रा में मिलाएं। आप सबने रेशियो पढ़ा होगा, 40 और 60 का कितना रेशियो, ये 40 और 60 का हो गया, ठीक है, अनुपात में मिलाया। अब इसको काटेंगे, क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। तो क्या होगा, 5 किलो सोल्डर बनाना है हमें, तो क्या कितनी मात्रा लेंगे, 5 किलो में से 2 kg आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 3 kg आपका क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको ये। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में न्यूट्रॉन किस दिशा में चलते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, हर जहाँ जहाँ करंट की बात होती है वहाँ पता ही है किस न्यूट्रॉन किस दिशा में जाएंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे, ठीक है। 36 क्वेश्चन आपका, एक आलू पर कुछ दूरी पर 2 तारें गाँथ कर उसमें बल्ब के सीरीज से सप्लाई जाए और तार के क्या है, तार के चारों ओर आलू का रंग नहीं बदले तो किस प्रकार की सप्लाई है। ये तो प्रैक्टिकल आप खुद भी करके देख लेना। डीसी लगा के देखना तो रंग बदल जाता है आपका, एसी लगाओगे तो उसका आपका रंग नहीं बदलेगा, ठीक है। करके देखना आप इस चीज़ को। अब यहाँ पे बोल्ड में बार बार फिर से बोलता हूँ कि आप लोग यूनिट सबकी याद रखें। अब वोल्टेज की ऐसा यूनिट क्या है आपकी, वोल्ट। ये यूनिट आपकी ज़रूर वहाँ
पूछी जाएगी बिल्कुल आपको, ठीक है। यूनिट बिल्कुल आपसे पूछी जाएगी वहाँ। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तार से दोगुना है तो उसकी करंट प्रवाहित करने की क्षमता कितनी होगी? डबल हो जाती है उसकी। जैसे एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तार से दोगुना है, ठीक है, तो मतलब जो दुगना है उसका, तो उसमें जो करंट उसकी कैपेसिटी होगी वो उससे दुगनी हो जाएगी। मतलब दुगना तार है तो करंट कैपेसिटी 2 × 4 मतलब 4 गुना हो जाएगी आपकी। एक 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब कितना करंट लगेगा? अब ये आपको खुद करना है ओम्स लॉ से, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद लगाना है, ये आपका खुद का काम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे। फोर्टी, यदि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों तब सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना होगा? R + R2 + R3। ये देखो, ये क्वेश्चंस भी बार बार आ रहे हैं। जैसे मान लो ये आपके 3 रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़े हैं, कोई भी ऐसे 1 2 और ये आपके 3, ठीक है। ये कितना हो गए? ये माना 5 का हो गया, ये 10 का हुआ आपका, और ये आपका कितने का हुआ? मान लो 15 का। तो जो टोटल आपका कितना हो जाएगा? अब वो सीरीज़ की आपने पता है कितनी होती है? आर, ये R1, ये आपकी R2 और ये आपकी R3, ऐसे हम जुड़े हुए हैं। ये R हटा रहा हूँ, इधर आपको करके दिखाऊंगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 5 + 10 + 15 30 हो गया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 30। अब मान लो जिसमें कोई करंट फ्लो हो रही होगी, मान लो 10 की इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, तो इधर आ रही है, वही 10 की करंट इधर आ रही होगी इसमें, ठीक है, और वही करंट इसमें 10 एम्पियर इसमें आ रही होगी, ठीक। मतलब करंट सब में सेम है, लेकिन वोल्टेज इसका अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा आपका, और इसका वोल्टेज आपका अलग होगा, ठीक है। तो देखो, इसमें 10 की करंट आ रही है, तो टोटल ओवरऑल कितना होगा? ये करंट आपकी ये हो गई 10 एम्पियर, इक्विवेलेंट कितना हो गया? 30 हो गया। आपने क्या पढ़ा है? V = IR, तो कितना मिल जाएगा? 300 वोल्ट, 300 वोल्ट मिल जाएगा आपको। तो ये आपका V = IR आपका, ये पूरे आपके उसमें काम आएगा, न्यूमेरिकल में, जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी। मैं रफ कर दूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक क्वेश्चन कवर किए हैं अभी, ठीक। अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके।